इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी, खाली हेडिंग डाल दो। ये सारा आप लोग को उतारना नहीं, जितना मैं डिक्टेट करूंगा या अंडरलाइन करूंगा उसको शॉर्ट करके लिखना है बस। इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी, इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी। ये क्यों ग्राउंड करा दिया, शायद मैंने कराया था, ये नहीं कराया था ना सर, चलो कोई बात नहीं। चलो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, जो फर्स्ट पैराग्राफ है। तेलंगाना आईटीज एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आर टी रामा राव ऑन संडे, ये जनवरी की बात है, स्टेट विल हैव द कंट्रीज फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटी इन हैदराबाद बाय स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी। ठीक है, ये एक क्या है, आपकी प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, तो यहां से देखो क्वेश्चन कैसे बनने शुरू होंगे। अब इसको शॉर्ट करके लिखो, जैसे मैं बोल रहा हूं तो इसको लिखो, स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट कंपनी। इसको इस तरीके से शुरुआत करो, स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी establish integrated rocket facility, establish integrated rocket facility, integrated rocket facility in Hyderabad, integrated rocket facility in Hyderabad। ठीक है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, हैदराबाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट लिखो, जो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिए सेकंड जो आ सकता है इसी को लेकर इंटरलिंक करके, इसमें लिखिएगा सेकंड पॉइंट बना के, इट इज कंट्रीज या इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट टेस्टिंग फैसिलिटी। इट इज कंट्रीज फर्स्ट, इट इज कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट फैसिलिटी सेंटर, ऐसे लिख लो, फैसिलिटी, फैसिलिटी सेंटर। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो आपके क्या होते हैं, जो रॉकेट्स होते हैं, उनका जो हम लोग टेस्ट करते हैं वो कहाँ करते हैं, उड़ीसा में एक जगह है आपकी व्हीलर आइलैंड। अब उसका नाम क्या कर दिया गया है, डॉक्टर एपीजे कलाम आइलैंड। ठीक है, तो हमारे जितने भी रॉकेट्स होते हैं उनका जो भी हमारी टेस्टिंग होती है, मिसाइल्स की जो टेस्टिंग होती है, वो सारा का सारा हमारा कहाँ से होता है, इधर से होता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये आपका बन सकता है कि भाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो आइलैंड है वो किस स्टेट का पार्ट है, तो आपने टिक करना है उड़ीसा। अब ये जो हमने क्या किया कि अगर आप यहाँ पे दूसरा देखो कि यूनियन गवर्नमेंट ने स्पेस सेक्टर वाज ओपन फॉर द प्राइवेट प्लेयर बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन 2020। तो उसी के तहत जो है अब ढेर सारी जो है इंडिजिनियस कंपनीज हो गई या ढेर सारी आपकी जो प्राइवेट कंपनीज हो गई, दे आर एगर टू स्पेंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। उसी के नाम से अब बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो अब तीसरा जो फैक्ट आप लिखोगे कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इन विच ईयर यूनियन गवर्नमेंट ओपन अ स्पेस सेक्टर फॉर प्राइवेट इंडस्ट्री या प्राइवेट सेक्टर स्पेस सेक्टर, तो क्या टिक करोगे, 2020। तो थर्ड पॉइंट बना के लिख दो, इन 2020, इन 2020 गवर्नमेंट ओपन अ स्पेस सेक्टर फॉर प्राइवेट, फॉर प्राइवेट प्लेयर, ऐसे लिख दीजिए, इन 2020 गवर्नमेंट ओपन अ स्पेस सेक्टर, ओपन अ स्पेस सेक्टर फॉर प्राइवेट प्लेयर्स, फॉर प्राइवेट प्लेयर्स। तो ये ईयर जरूर याद रखना, आपसे ईयर पूछ सकते हैं कि भाई किस साल को इन्होंने ओपन दी। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने, नहीं लिखा होगा तो मुझे मैसेज करके रोक दो कि मैं स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाता या रिपीट कर दूं। अगर आप कभी भी बोल नहीं सकते हो तो मैसेज कर दिया करो जब अगर ऐसा हुआ फिर तो। अच्छा चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 2020 को ध्यान रखना। दूसरा फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट सेंटर आपको ध्यान में रखना है, और कंपनी जो प्राइवेट कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट कंपनी है, और कहां पर खोला गया तो आपको ध्यान रखना है हैदराबाद। तो ये सारे के सारे क्या हो गए भाई, इसके कीवर्ड्स आपके होंगे। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला लिखिएगा, पूर्णिमा देवी, पूर्णिमा देवी बर्मन। अगला लिखो, पूर्णिमा देवी बर्मन। अब ये न्यूज में क्यों रही, तो इनको लिख लो। लिखिएगा, इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट डॉक्टर पूर्णिमा, इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट डॉक्टर पूर्णिमा रिसीव्ड चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। बस, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ठीक है, एक तो ये मिला इनको,
चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ठीक है, और ये देता कौन है? आपका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, उसके लिए गिवन बाय यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो या तो आपसे क्या पूछ सकता है, सीधा सीधा आप लोगों से पूछ सकता है कि 2000 जो 22-23 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है वो आउट ऑफ दिस फोर किसको मिला है? तो ये टिक करके आगे डॉक्टर पूर्णिमा देवी। या ऐसे पूछ सकता है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है वो कौन सा इंस्टीट्यूशन देता है? तो टिक करके आगे ऑप्शन में होगा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, और जैसे कि आप देख रहे हैं क्या लिखा है, इट इज यूएन्स यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर। ठीक है, सबसे हाईएस्ट जो है इन्वायरमेंटल ऑनर जो है ये आपका माना जाता है, तो बहुत प्रेस्टिजियस वाली बात है। फिर अगर कुछ और फैक्ट देखें कि ये अवार्ड इनको जो है दिया क्यों गया है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, लिख लो, फॉर दिस अवार्ड हैज बीन गिवन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक। इसको लिख लो, दिस अवार्ड given her for the protection of या for the conservation of adjutant stock। ठीक है, ADJUTANT स्टॉक। अब ये क्या चीज है आपका? तो ये आपका जो बर्ड है इसी का जो ये नाम है वो दे रखा है। ठीक है, इसको प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए जो ये अवार्ड है ये इनको दिया गया। ठीक, तो शॉर्ट में लिख दो कंजर्वेशन फॉर द एडजुटेंट स्टॉक, और ये फोटो पिक्चर थोड़ी सी आप लोग को याद रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखिएगा डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार। हेडिंग डाल दो छोटी सी लेफ्ट साइड पे, डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार, डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार। अब इसमें लिख दीजिए ये किसको मिला है, जो आप नाम देख रहे हैं, रवि कुमार सागर। ठीक है, CEO ऑफ आरकेज इनो ग्रुप रिसीव्ड डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार। बस इतना लिख दो, रवि कुमार सागर CEO ऑफ आरकेज इनो ग्रुप रिसीव्ड डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार, डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार। ठीक है, एक चीज ये हो गई, डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार। और अगर हम बात करें थोड़ा सा और कि द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू हिम फॉर हिज पर्सन सर्विस टू सोसाइटी एंड इज वन ऑफ द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर इन इंडिया। खैर ये नहीं लिखना आपको, बस ये एडिशनल मैंने लिख दिया है कि थोड़ा सा दिमाग में एक स्ट्रक्चर रहे। सीधा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार जो 2023 है, 2023 है, वो किसको मिला? तो बस ये टिक करके ना रवि कुमार सागर, या ये पूछ सकते हैं कि भाई एक तरफ दे दें ये इंटरप्रेन्योर रवि कुमार सागर, राइट हैंड साइड पे किस कंपनी को बिलोंग करते हैं? तो CEO ऑफ आरकेज इनो ग्रुप। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अगला लिखो, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। अगला हेडिंग डालना, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, 2023, 2023। चलो देखो, पहला क्या है, सबसे पहला है कि ये जो CCPI है यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये रिलीज कौन करता है? विच वॉज पब्लिश बाय 3 इन्वायरमेंटल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 के नाम से नाम पूछ सकता है कि कौन कौन इसको पब्लिश करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट अब माने जाने लगा है। तो इसको पहला पॉइंट लिख दो, CCPI, ऐसे करके लिख दीजिए, CCPI पब्लिश्ड बाय 3 इन्वायरमेंटल NGO। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कौन कौन से हैं, 3 इन्वायरमेंटल NGOs, 3 इन्वायरमेंटल NGOs। तो तीनों के नाम लिख लो। सबसे पहला आपका फर्स्ट जो है जर्मन वॉच है आपका। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका, ये थोड़ा नोटिफिकेशन करना पड़ेगा, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है आपका। ठीक है, और जो थर्ड इंस्टीट्यूशन है वो है आपका क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, कैम जिसको शॉर्ट में लोग बोलते हैं। तो ये 3 इंस्टीट्यूशन जो हैं वो बहुत सारे इनके पैरामीटर्स हैं, वो हमको नहीं पढ़ने होते पैरामीटर्स इतना डिटेल में जाके, तो आप लोग के प्रीलिम्स में इतना नहीं पूछते हैं, बट ये इंस्टीट्यूशंस के नाम पूछ सकते हैं जो CCPI पब्लिश करते हैं हर साल मिलके। ठीक है, अलग अलग इनके रिसर्च हैं, अलग अलग रिसर्च मैथोलॉजीज हैं, और अलग अलग इनके पैरामीटर्स हैं, उसके बेसिस पे ये रैंकिंग देते हैं। ठीक, लिख दिया आप लोगों ने, तीनों के नाम लिख दिए।
तीनों के नाम हो गए। ठीक है, लिख दिया। अरुण, अदिति? यस यस सर। ठीक। तो फिर अगला जो है आपका कि इसमें इंडिया की जो रैंक रही आउट ऑफ 63 कंट्री, वो क्या रही? बस सिंपल सीधा ये पूछेंगे आपसे, बाकी नहीं पढ़ना हमने। तो यहाँ पे लिख दो, इंडिया की जो रैंक है वो है आपकी 8 आउट ऑफ 63 कंट्रीज। 8 आउट ऑफ 63 कंट्रीज। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि इन 2023 सीसीपीआई में इंडिया की रैंक क्या रही? तो आपने टिक कर दिया भाई 8 रही। या सीसीपीआई में कितने कंट्रीज को इंक्लूड किया गया था? तो 63 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया था। बस सिंगल सिंगल लाइन स्टेटमेंट जो है वो हमें पढ़ने हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें जो थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये आप लोगों ने लिख दिया होगा कि इंडिया की जो रैंक है 8 है और आउट ऑफ 63 कंट्रीज। थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, सीसीपीआई इवेलुएट्स 59 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन। यानी कि इसमें 59 प्लस आपके यूनियन को एक साथ रखा गया है, विच टुगेदर जनरेट ओवर 90% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन। तो आप सोच सकते हो कि ये जो 59 कंट्रीज हैं, एज यूजुअल है कि इसमें अमेरिका भी होगा, इसमें आपका ब्राजील भी होगा, इसमें आपका कनाडा भी होगा, इसमें आपका चाइना भी होगा, हम इंडिया उनको भी रखा गया है, और बाकी यूरोपियन यूनियन जो है उनको भी क्या रखा गया है, इसके अंदर जो है आपका रखा गया है। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि यूरोपियन यूनियन के बारे में जो है ये लोग पूछ लेते हैं। ठीक है। तो उसके बारे में फिर मैं आप लोग को अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर मैं अभी पूछूं कि यूरोपियन यूनियन में, यहीं पे एक स्टार बना के लिख दो कि यूरोपियन यूनियन में टोटल कितनी कंट्रीज हैं। ठीक है, इस समय की बात करें तो 27 नेशंस। 27 नेशंस। ठीक है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका सबसे बुरा असर इस समय जो है यूरोपियन यूनियन में भी पड़ा है। जैसे नॉर्वे हो गए, फिनलैंड हो गए, आपके क्या कहते हैं स्कॉटलैंड हो गए, जहां पहले कभी आज तक कहते हैं कभी जो ड्रॉट की कंडीशन थी वो कभी नहीं हुई थी, वहां के कई हिस्सों में ड्रॉट की कंडीशन आ गई है। इसके ठीक उल्टा अगर आप देखो हमारे इंडिया में, तो इंडिया में इस बार का जो मानसून चल रहा है वो बहुत ही अनस्टेबल तरीके से, मतलब अनइक्वल तरीके से चल रहा है। जहां नॉर्थ इंडिया के कई स्टेटों में, जैसे आउट ऑफ 28 स्टेट्स लगभग 10 to 15 स्टेटों में बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो रही है। वहीं पे अगर आप देखें बिहार हो गया, नीचे झारखंड छत्तीसगढ़ हो गया, हर साल देखते थे कि यहाँ बहुत बुरी तरीके से बाढ़ आती थी। बट यहाँ अभी तक तो है बाढ़ वाले हालात नहीं बने। इसके उल्टा अगर हम इधर देखें हिमालयन रीजन में, जैसे हमारा उत्तराखंड हो गया, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर का एरिया हो गया, वहां और राजस्थान, गुजरात, यहाँ जहाँ कम बरसात हुआ करती थी वहां एक्सेसिव रेनफॉल हुई। तो वो शो कर रहा है कि आपका जो क्लाइमेट पैटर्न है वो क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है। ठीक है। अच्छा, यहां से अगर हम एग्जाम की बात करें तो एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो सीसीपीआई में जो टोटल कंट्रीज हैं 59 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन, टोटल वो कितना ग्रीन हाउस जो गैस है या ग्रीन हाउस गैस इमिशन है रिप्रेजेंट करती हैं। तो एग्जाम में अगर आएगा तो क्या कर देना, 90% टिक कर देना। ठीक है, इसको शॉर्ट में अगर आपने लिख लिया तो अच्छी बात है कि द टोटल मेंबर्स ऑफ सीसीपीआई जनरेट 90% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ठीक है, अब उसको कितना हम कर पाते हैं वो अब देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला अगर आप देखो इसी में ही जो है, इट इज ओवरऑल स्टैंडिंग नो कंट्री रैंक फर्स्ट। ये बड़ी अजीब सी बात है, सीसीपीआई में किसी भी रैंक कंट्री को फर्स्ट रैंक नहीं मिली है। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ना ही सेकंड मिला है, ना ही थर्ड मिला है ऑन द इंडेक्स। सीजर जो है फोर्थ नंबर पे किसको रखा गया है? डेनमार्क को रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख दो फर्स्ट सेकंड थर्ड एब्सेंट। ठीक है, और सीधा आपका जो फोर्थ है, फोर्थ करके लिख दो उसके आगे क्या? डेनमार्क। फोर्थ करके डेनमार्क। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड इसलिए डेनमार्क को एकदम बना दे फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए जो पैरामीटर्स इन्होंने रखे हैं, जो कंडीशंस रखी हैं, जो स्कोर रखा है, वो वहां तक पहुंचा ही नहीं, इसलिए जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड की जो पोजीशन है वो खाली रखी गई है। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से किस इंडेक्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन रखी नहीं गई है, पब्लिश ही नहीं की गई। आपको 4 इंडेक्स दे रखे होंगे तो उसमें ये इंडेक्स को टिक करके आना, सीसीपीआई, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो फोर्थ पे आपका ये हो गया, और फॉलोड बाई मतलब फिफ्थ पे आपका क्या हो गया? स्वीडन हो गया। और हमारे जो स्कोर दे रखा है 8 पोजीशन के साथ 65.35, तो इसको स्कोर भी लिख दो, पॉइंट पे कहीं ना पूछ ले वो। ठीक है, यूपीएससी में तो ऐसा बहुत माइक्रो लेवल का नहीं पूछते कि इंडिया का स्कोर क्या रहा, खाली इंडिया की पोजीशन पूछ लेते हैं। बट स्टेट पीसीएस में ये लोग पूछ लेते हैं कि अच्छा इंडिया की जो स्कोरिंग थी ये सीसीपीआई में वो क्या रही, उसको लिख दीजिए। इंडिया स्कोर 67.35 पॉइंट्स। ठीक है,
67.35 पॉइंट्स, 67.35 पॉइंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला लिखिएगा। मुझे बता देना, अगर लिखा नहीं है तो मैं रिपीट कर दूंगा दोबारा, या आप लोग का काम है कि मुझे बता दो कि स्लाइड आगे रखनी है कि नहीं रखनी है। अच्छा, अगला है आपका 25th नेशनल, जैसे कि आपको दिख रहा है 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए छोटी सी, 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। ई तो आप लोग के लिए बहुत वो कॉमन चीजें होगी, इलेक्ट्रॉनिक हो गया या ई हो गया आपका। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पर वो हुई, ऑर्गेनाइज की गई, सबसे पहले यही, और एक ही क्वेश्चन बन सकता है इससे। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है आपकी कहाँ पर हुई, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसको लिख दीजिए जम्मू एंड कश्मीर, पहला पॉइंट लिख दीजिए, ऑर्गेनाइज्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, कटरा, कटरा। ठीक है, यहाँ पर आपका ये ऑर्गेनाइज कटरा जम्मू एंड कश्मीर, ऑर्गेनाइज्ड इन कटरा, ऑर्गेनाइज्ड इन कटरा जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि अब इंडिया धीरे धीरे जम्मू एंड कश्मीर को जो है, जब से हमने आर्टिकल 370 को हटाया है और उसको एज ए यूटी के तौर पर रखा है, तो हम चाह रहे हैं कि जितना हो सके उसको हम लोग जो भी हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस या इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं वो वहां पर करवाएं। ठीक है, तो 25th हमने वहां पर करवाई, कटरा जम्मू एंड कश्मीर में। और करवाई किसने, तो अगर आप देखो तो ये आपकी है, 3 लोगों ने मिलकर कराई, अगर हम देखें तो तीनों के नाम अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक गवर्नेंस और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, शॉर्ट में लिख लो, और आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस स्टेट गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्टी आपकी ये हो गई, DARPG हो गया, सेकेंड पार्टी आपकी ये हो गई, और थर्ड पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट और जम्मू एंड कश्मीर। देखा जाए तो 4 पार्टीज हो गई, लेकिन इनको ज्वाइन करके लिख दो, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट या JNK गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस JNK गवर्नमेंट। ठीक है, कई बार ऑर्गेनाइजर के नाम भी ये लोग पूछ लेते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। और डेट याद नहीं करनी है आपने कि कब से कब तक करवाई गई थी, बट वो प्लेस का नाम आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो पहला लिख दिया होगा आप लोगों ने, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक गवर्नेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, 3 लोग आपके या 4 लोग आपके इसमें इंक्लूड है। अच्छा, उसके बाद कई बार क्या होता है, ये लोग थीम पूछ लेते हैं, तो लिख दो थीम, हेडिंग डाल दो छोटी सी थीम। और इस ई गवर्नेंस की थीम क्या चीज, जो 25th हम लोग पढ़ रहे हैं, ब्रिंगिंग सिटीजन्स, इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट क्लोजर। ठीक है, थीम लिख दीजिए, ब्रिंगिंग सिटीजन्स, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर। कितना लाभ आते हैं पता नहीं, ब्रिंगिंग सिटीजन, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर। ठीक है, जॉट इट डाउन। ठीक है, अच्छा बाकी ये चीज वही रिपीट हो गई थी, इसको छोड़ देते हैं। चलो एक और कर लेते हैं हम लोग। कैप्टन शिवा चौहान, लिखिएगा इसको, कैप्टन नाम लिखिए, कैप्टन शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान। अब देखिए इनके बारे में क्या है। कैप्टन शिवा चौहान फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, आर्मी का एक विंग होता है आपका, पोस्टेड एट फ्रंट लाइन पोस्ट इन सियाचिन ग्लेशियर एंड बिकम्स व्हाट, फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर एट द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल। तो इसको शॉर्ट करके लिख दो, कैप्टन शिवा चौहान, ये जरूर लिख देना, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स ब्रैकेट में, फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर, फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर अपॉइंटेड एट सियाचिन ग्लेशियर, फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर अपॉइंटेड एट सियाचिन ग्लेशियर, अपॉइंटेड एट सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। तो ये जो भी ध्यान रखना, जो ये फर्स्ट वाले केस होते हैं ना, फर्स्ट मैन हो गया, वुमेन हो गया, पर्टिकुलर ओशन को तैर के पार किया, या माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, या कोई भी चीज जो है अचीवमेंट हुआ, वो क्वेश्चन के आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये नाम आप लोग को ध्यान रखिए, फर्स्ट फाइटर, फीमेल फाइटर पायलट इंडिया की, है ना, इस तरीके के। तो ये शिवा चौहान आपको याद रखना है। ठीक, अब बात करें हम लोग किसकी, कि ठीक है भाई फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर है जो सियाचिन में अपॉइंट हुई है, तो थोड़ा अगर हम किसकी बात करें, सियाचिन ग्लेशियर की बात करें। ठीक है, तो ये नाम सबने सुना है, अरुण सुना है नाम, सियाचिन ग्लेशियर सुना होगा।
सियाचिन तो पक्का सुना होगा आप लोगों ने, है ना? यस सर। ठीक। यस सर। तो अगर हम लोग बात करें इसके लोकेशन की बात करें, तो ये इसका कुछ लोकेशन है जो आपको दिख रहा है, जैसे कि आपको आपके उसमें दिख रहा होगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। खैर अब तो हमारा ये क्या बन गया है, इधर लाइन ये आपका जम्मू एंड कश्मीर बन गया है। और ये क्या बन गया हमारा, लद्दाख। जैसे कि आप देख रहे हो लद्दाख यूटी, दो अलग अलग यूटी बन गई। तो अगर आप देखें कि इसकी जो सियाचिन ग्लेशियर की जो लोकेशन है, वो ठीक किसके बीच में है, आपके लद्दाख लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ऊपर। थोड़ा सा इमेजिनेशन रखा है मैंने मैप आप लोगों के सामने की, थोड़ा सा इमेजिन करने में आसानी है। अब यहाँ से क्या होता है कि यही सब आपका, आपको थोड़ा सा इसको लिंक किससे करना होता है, आपके इंडियन ज्योग्राफी का जो टॉपिक है उससे लिंकअप करना होता है। वो क्या पूछ लेते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर के वेस्टर्न साइड में, भाई हमको पता है ये नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। तो क्या पूछते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर के वेस्टर्न साइड के जो रेंजेस हैं वो कौन सी है। तो ये क्या हो गई आपकी काराकोरम रेंज हो गई। ये वेस्टर्न साइड में क्या पड़ता है, गिलगित बल्तिस्तान पड़ता है। देखो कारगिल आपने सुना होगा, कारगिल मूवी से 1998 का जो आपका हुआ था। देखो श्रीनगर कहाँ पर है आपका, लद्दाख कहाँ पर है, ठीक है। और ये जो मैप आप सामने देख रहे हैं, इसमें एक्चुअली में जो हमारे कंट्रोल में है, इंडिया के जो कंट्रोल में है, वो क्या है, आपका इतना पार्ट जितना मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सिर्फ इतना पार्ट हमारे कंट्रोल में, ठीक है। ये जो पार्ट है अक्साई चीन, ये किसके कंट्रोल में है, चाइना के कंट्रोल में है। और ये वाला पार्ट जो है जितना मैंने ड्रॉ किया है, ये किसके कंट्रोल में है, आपके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। और ये वाला किसके पास है, आपका चाइना के पास है। तो देखा जाए तो एक्चुअली जो हमारे पास पार्ट है, एक सियाचिन ग्लेशियर हमारे पास पार्ट है, और उसके बाद जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला पार्ट सिर्फ हमारे पास है, ठीक है, श्रीनगर तक, सॉरी, ये वाला पार्ट जो है सिर्फ हमारे पास है। बाकी का ये सारा पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट हो गया जिसमें मैंने टिक किया है, ये वाला पार्ट हो गया, और ये वाला पार्ट हो गया, ये हमारे पास है ही नहीं। ये पाकिस्तान और किसके पास है, आपका चाइना के पास। समझ में आ गया दीदी, ठीक है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम बीच से हट नहीं रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर से, क्योंकि अगर हम सियाचिन से हटे तो आप मान के चलिए ये वाला पार्ट भी किसके पास चला जाएगा, या तो पाकिस्तान के पास और या तो चाइना के पास। क्लियर है? अच्छा, अब अगली चीज ज्योग्राफी से क्या क्वेश्चन बन सकती है, ये वाले क्वेश्चन, ये रेंजेस हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके एग्जाम में, कि आपको पर्टिकुलर रेंजेस दे देंगे ये, और इनको बोलेंगे कैसे लगाओ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, मैक्सिमम यही देते हैं। तो देखो सबसे पहले कौन सी है नॉर्थ में, लद्दाख रेंज, ठीक है। मेरे साथ अगर लिख रहे हो तो लिख दो उसको, नॉर्थ से साउथ, कि अरेंज देम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो देखो पहली कौन सी रेंज है, लद्दाख, लद्दाख रेंज है। सेकंड जो आप रेंज देख रहे हो कौन सी है आपकी, जस्कार रेंज है आपकी, ठीक है। थर्ड अगर आप रेंज देखो तो ये आपको दिख रही है, थर्ड रेंज कौन सी है, कौन सी है भाई थर्ड रेंज, पढ़ने में आ रही है? ग्रेट हिमालयन ग्रुप। हाँ, जिसमें हमारा पूरा उत्तराखंड या हिमालयन रीजन जो है ये आपकी हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर आप फोर्थ देखो, ये हम नॉर्थ से साउथ चल रहे हैं, हाँ पहले बोल दूं मैं, पीर पंजल रेंज, ठीक है, पीर पंजल रेंज फोर्थ के हिसाब से। और फिफ्थ अगर आप देखो तो धौलावीरा रेंज थोड़ा सा इसके नीचे पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा, हम कई कई बुक्स में पैरेलल लिखा हुआ लेकिन थोड़ा सा है नीचे इसके, मतलब पीर पंजल के बाद आपको क्या मिलेगी, धौलाधार रेंज, ठीक है, धौलाधार रेंज। और सिक्स अगर आप देखो तो ये हमारी क्या हो गई, शिवालिक रेंज, ठीक है। चलिए भी समझ में आ गया, ये हमारी क्या हो गई, शिवालिक रेंज होगी, ठीक। अच्छा, अब मजेदार बात क्या है कि हम लोग क्या सोचते हैं ज्योग्राफी में, कि जितना हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, नॉर्थ की तरफ, पहाड़ ऊंचे ऊंचे मिलेंगे हमको। वो एक तरीके से सच भी है लेकिन एक तरीके से गलत भी है। अब जैसे कि आ, आप सबको पता होगा कि जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सी है, हम सब जानते हैं माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब वो माउंट एवरेस्ट अगर पूछा जाए तो किसका पार्ट है, लद्दाख रेंज का पार्ट है, कि जस्कार का है, कि हिमालय का है, कि पीर पंजल का है, कि धौलावीरा का है, कि शिवालिक का है, किसका पार्ट है वो, जो आपका लद्दाख रेंज है, ओ सॉरी, ये माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हमने नाम सुना है ना, कि माउंट एवरेस्ट नहीं सुना किसी ने, माउंट एवरेस्ट जो है वो इनमें से किस रेंज का पार्ट है, और माउंट एवरेस्ट का लोकेशन क्या है, वैसे कोई बताएगा, माउंट एवरेस्ट है कहाँ पे। अगर मैं पूछूं आपसे कि इंडिया में है, कि भूटान में है, कि नेपाल में है, कि चाइना में है, कहाँ पर हुआ माउंट एवरेस्ट, जिसको हम लोग नेपाल। माउंट, नेपाल, ठीक है।
माउंट एवरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सागर माथा भी बोलते हैं, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट जो है अगर नेपाल में है, तो नेपाल में कहाँ पर है, मैप की तरफ देखोगे, इधर जहां मैं गोला कर रहा हूँ, बता देता हूँ मैं, ये ईस्टर्न साइड पे, ठीक है। इथं बघून घेतो मी. असतील ब्रश मी नंतर आणलो होतो. ठीक है, ईस्टर्न साइड पे आपका क्या है, माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, वेस्टर्न साइड, ये हमारा क्या हो गया, उत्तराखंड हमारा हो गया, ठीक है। समझ में आ गया शिल्पी, अजय जी? तो वो हिमालयन रेंज का आपका क्या हो गया, पार्ट हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई देखो लद्दाख तो क्या है, सबसे ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, तो इसकी में होना चाहिए, ऐसा नहीं। बहुत बहुत रेंजेस की जो हाइट है वो बहुत अलग अलग ढंग से बनी हुई है। चलो खैर, तो अगर आप देखें, जो मैंने सियाचिन ग्लेशियर आपको दिखाया था, वो अगर इस मैप में सर्च करने की कोशिश करो तो कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर, ये, ठीक है। यानी कि लद्दाख रेंज से भी ऊपर आपका क्या है, ये सियाचिन ग्लेशियर है। और जैसे मैंने दिखाया था उस मैप में क्या था, ये आपका क्या है, अक्साई चीन, जो कि चाइना के पास है। और ये वाला पार्ट जो है वो किसके पास है, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो अगर आप देखिए कि जो पीर पंजल है उसका आधा पार्ट पीओके के पास है, आधा हमारे पास है। ऐसे लद्दाख रेंज का भी कुछ हिस्सा उनके तक फैला हुआ है, यहाँ पूरा बनाया नहीं है। जस्कार भी वहां तक गया है, पीओके तक गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो मैं आगे बढ़ू, अजय जी समझ में आ गया इतना? ये ज्योग्राफी के समझ में कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, या पूछेंगे कैसे एमसीक्यू में? हाँ जी सर, आ गया। ठीक है, ये लिख दिया ना आपने, नॉर्थ से साउथ में, ठीक। क्योंकि अगला जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है आप लोग के एग्जामों में, पासेस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्रे बोलते हैं, ठीक है। वो पूछ लेंगे पर्टिकुलर, कि बताओ पर्टिकुलर पास, दो तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखना। एक तो पूछते हैं पासेस को लेकर, स्टेट को लेकर, कि बताओ पर्टिकुलर जो पास है वो किस जगह पर है, स्टेट में है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ऐसे करके, ठीक है। तो ये बड़ा आसान होता है, ये एक लिस्ट होती है, मैं लिखा दूंगा, बड़ा आसान है पकड़ना। मुश्किल फंसती है जब वो पासेस पूछते हैं कि किस रेंज के अंदर है, कि लद्दाख रेंज का पास है, कि जस्कार का पास है, कि पीर पंजल का पास है। वो इंडियन ज्योग्राफी में बड़ा टफ क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलो उसमें हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं बस, फिर हम लोग मिडल इंडिया शुरू करते हैं। इसी का पार्ट है, अगर आप देखें, कैप्टन शिवा चौहान फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर हैज बीन पोस्ट, अच्छा ये मैं बता चुका था। द सियाचिन ग्लेशियर्स लाई इन काराकोरम रेंज, ठीक है। इट इज 75 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक। तो इसके ऊपर यहाँ पर इन्होंने दिखा नहीं रखी, मतलब यहाँ पर आपका काराकोरम रेंज पड़ेगी, यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके आपकी क्या पड़ेगी, काराकोरम रेंज पड़ेगी। यानी कि सबसे ऊपर क्या हो गई भाई, आपकी काराकोरम रेंज हो गई, ठीक है। इसमें शो नहीं हो रखी थी। तो ऑर्डर वाइज अगर लगाने को आएगा तो सबसे ऊपर क्या होगी, काराकोरम रेंज होगी, क्योंकि उसी में ही आपका सियाचिन ग्लेशियर है। उसके बाद लद्दाख रेंज होगी, फिर जस्कार हो गया, फिर हिमालयंस हो गया, पीर पंजल, ऐसे करके। तो यहाँ से देखो एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो किस रेंज का पार्ट है, तो भाई टिक करके आ जाना एग्जाम में, काराकोरम। और ऑप्शन में आपको क्या क्या देंगे, काराकोरम, लद्दाख, जस्कार और पीर पंजल। तो अब यहाँ से आंसर आपको पता चल गया कि भाई जो सियाचिन है वो किसका पार्ट है, काराकोरम रेंज का पार्ट है। अच्छा फिर देखिए, सियाचिन ग्लेशियर की जो वो है टोटल लेंथ है ग्लेशियर की, कितनी है, मात्र 75 किलोमीटर, मात्र 75 किलोमीटर, ठीक है। लिख दिया सबने, सियाचिन ग्लेशियर किस रेंज में और उसकी किलोमीटर कितना हो गया। तो मैं आगे बढ़ू, सबका हो गया? हाँ, हो गया भाई सबका, चलो। यस सर. अब इसमें एक और चीज है जो मुझे लगता है कि आ सकती है एग्जाम में, वो है आपका क्या, इसको लिख दो, ऑपरेशन मेघदूत। ये लिखिएगा, ऑपरेशन, ऑपरेशन मेघदूत। देखो साथ में लिखते आना, मैं सबको बोल रहा हूँ। ये स्लाइड ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, स्लाइड भेजने को मैं भेजता ही हूँ ऐसे, लेकिन स्लाइड कोई नहीं पढ़ता। आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं आपके खुद के, वही आपके रिवीजन में काम आते हैं, ठीक। तो मैं उम्मीद रखा हूँ कि सब लिख रहे होंगे, खाली सुन नहीं रहे होंगे। अच्छा, ऑपरेशन मेघदूत क्या हुआ, देखो क्या लिखा हुआ है, वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्म फोर्सेज टू टेक कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, क्योंकि पाकिस्तान की इसमें नजर थी। और कब हुआ था, 84 में, बिफोर पाकिस्तान आर्मी आर्मी डिड सो। तो इसको बस इतना लिख दो, ऑपरेशन मेघदूत, उसके आगे एरो बना के लिख दो 1984, 1984। और उसके आगे लिख दीजिए 84 के आगे, टू कंट्रोल ओवर सियाचिन ग्लेशियर। बस 3 पॉइंट लिख दीजिए, टू कंट्रोल ओवर
टू कंट्रोल ओवर सियाचिन ग्लेशियर, टू कंट्रोल ओवर सियाचिन ग्लेशियर, कंट्रोल ओवर सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, अब सोचिए 1984 से आज आपका 2023 चल रहा है, तो लगभग आप मान के चलो कितना हो गया, 38 ईयर्स हो गया आपका। ठीक है, 38 के सॉरी 40 के आसपास, 39-40 के आसपास हो गया, या राउंड फिगर में 40 साल मान के चलो। 40 साल में आज तक यहाँ पर कभी कोई वॉर नहीं हुई है, ना तो हमारी इंडियन सोल्जर्स की किनके साथ हुई है, पाकिस्तानी सोल्जर के साथ हुई है, ना तो किसके साथ हुई है, चाइनीज सोल्जर के साथ। लेकिन हर साल तीनों ही जो फोर्सेस के लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों या हमारे हों, कोई ना कोई कैजुअलिटी हो जाती है। और सिर्फ कैजुअलिटी होने का कारण क्या है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन। वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो माइनस, कहते हैं कि 80 चल रहा होता है हमेशा, -80। तो आप समझ सकते हो कि -80 पर जो है वहाँ पे सरवाइव करना कितना मुश्किल है। इसलिए वहाँ पे इतना ज्यादा हमारी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है। आप यकीन नहीं करोगे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि एक रोटी जो है वो लगभग 200-300 रुपए की पड़ती है, पूरा डीजल वीजल सब कुछ मिला जुला कर। ठीक है, लेकिन तब भी हम भी वहां रुके हुए हैं, और पाकिस्तान की उधर साइड भी वहां रुकी हुई है, और चाइना साइड भी रुकी हुई है। ठीक है, चलो ठीक, अगला लिखिएगा संविधान उद्यान, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन। संविधान उद्यान, या लिख दीजिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन, कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन लिख दिया होगा आप लोगों ने। तो देखो ये है क्या, बस बहुत छोटी सी चीज है। इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट, इतना लिखो, शॉर्ट करके लिखो, इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट, इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट। कहां पर खोला है, एट राजभवन, एट राजभवन जयपुर ऑन 3rd Jan 2023, राजभवन जयपुर ऑन 3rd Jan 2023। ठीक है, और यहीं से एक अगर क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा सा जो मैं लिखा रहा हूँ फैक्ट, वो किसका क्वेश्चन है, आपका पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी जो हमारा सब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे 2 डेटें आपको याद रखनी है। एक डेट तो आप देख ही रहे हो क्या लिखा हुआ है, इसको लिख लो, पहले डेट लिख लो अपनी साइड पे, 26 नवंबर 1949। बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है इसमें। और दूसरी डेट लिख लो 26 जनवरी 1950, और एक डेट आपको याद रही है 15 अगस्त 1947। तो उस दिन की बाद हम लोग अभी मनाया हमने आजादी। तो अब ये 2 डेटें जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया था, मैं आप लोग को बता चुका था कि 2 साल 2 years 11 months और 18 days लगे थे बनाने में। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इसने इसको अडॉप्ट कब किया। बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ना एग्जाम में। अगर आपसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है कि ऑन विच डेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, तो क्या टिक करके आओगे, 26 नवंबर 1949। ठीक है, अडॉप्टेड की डेट याद ध्यान रखना ये है। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि केम इनटू फोर्स, ठीक है, केम इनटू फोर्स, या इसकी जगह कई मैं देखता हूं कि वर्ड बुक्स में लिखा था एग्जीक्यूटेड, तब आप टिक करेंगे 26 जनवरी 1950। बस ये ज्यादातर जो है आपके जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछ लेते हैं कि अडॉप्ट कब किया गया था और आपका केम इनटू फोर्स कब आया था। तो ये दोनों डेटे आपको अलग अलग ध्यान में रखना हो गया, सपना लिख दिया यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से ये तो करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया। यहाँ से मुझे थोड़ा सा पॉलिटी का ये मैंने पार्ट रख दिया कि कई भूले भटके जो है ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में आपके। लिख दिया सबने, क्लियर है यहाँ तक, हो गया सबका, शेरवी, अरुण, अदिति, यस सर। ठीक है, दोनों डेटों में कंफ्यूज मत करना अपने आप को। चलो ये लास्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर मिडिल इंडिया में हम लोग मुगल्स कर रहे थे उसको शुरू करेंगे। ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर, ये लिख लीजिए, ऑल इंडिया, पहले हेडिंग डाल दो, लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दीजिए, ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर। तो देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट थी, तो इसमें लिख दीजिए इट वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस बिगेन इन भोपाल मध्य प्रदेश। एक तो ये पॉइंट लिख दो, सर सीधा पूछ सकते हैं भाई कहां पर हुआ, तो इट वाज द फर्स्ट बिगेन इन भोपाल एमपी, बिगेन इन भोपाल एमपी।
ठीक है, पहली चीज बिगिन इन भोपाल MP। तो एक तो ये हो गया। दूसरा चीज अगर हम देखें तो यहां से बस आपको ये चीज उतारनी है जितना मैंने लिखा है, क्या, वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। ठीक है, अभी शायद अदिति के समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये जो अदिति हम बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, सब इंडियन पॉलिटी की बात होगी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसको हम लोग कवर अप करेंगे, तो पॉलिटी करेंगे। बट अभी आपको एक रट्टा मारना है कि वाटर किसका सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है। यानी कि जो 28 स्टेट्स हैं, अगर हम बात करें अपने उत्तराखंड की, तो वाटर पर जो छोटे मोटे लॉज जो होते हैं बनाने का जो एक्सक्लूसिव राइट है वो हमको मिला हुआ है। ठीक है, तो हम कर सकते हैं, ऐसे स्टेटों को मिल yes जाता है। sir. तो वाटर क्या हो गया, इज अ स्टेट सब्जेक्ट। जैसे कि अरुण, लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर, इट इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट और स्टेट सब्जेक्ट। एग्जाम में आता है कि लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, पुलिस की। पुलिस जो है वो किसके अंडर में होती है, स्टेट के अंडर में होती है कि सेंटर के अंडर में होती है, फिर भी एनी आइडिया किसी को? ठीक है, तो देखो आपकी जो पुलिस होती है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर जो हो गया, वो किसका सब्जेक्ट हो गया, स्टेट का सब्जेक्ट हो गया। जैसे अगर आप देखो आजकल मणिपुर में देख रहे होगे, फिर से आपकी कैजुअलिटीज कल परसों हुई है, तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही भाई ये तो आपका सब्जेक्ट है, जो भी यहाँ पे कैजुअलिटीज हो रही हैं, जो भी मिस हैपनिंग हो रही है, इट इज योर कंट्रोल, इट इज अंडर योर जुरिस्डिक्शन, हम उसमें क्या कर सकते हैं। सेंटर कब कर सकती है, जब स्टेट में क्या लग जाए, प्रेसिडेंट रूल लग जाए। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, चलो हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद फिर अपना हम लोग जो है वो क्या शुरू करेंगे, मुगल शुरू करेंगे। ठीक है।